कितनी बदली है शिक्षा की तस्वीर। देखिए, सतत प्रक्रिया है और बहुत जरूरी है कि तस्वीर लगातार बदलती रहे और जैसे जैसे आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है, शिक्षा भी उसी हिसाब से बदलनी चाहिए। और कोरोना काल में हमने देखा भी कि शिक्षा बदली भी है उस हिसाब से। पहले स्कूलों में जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से घर पर बैठकर मोबाइल के जरिए शिक्षा लेने लगे। तो शुरुआत करते हैं इससे। सबसे पहले सर, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, सतीश द्विवेदी जी, चूंकि आप इस वक्त सत्ता पक्ष में हैं, तो सत्ता से पहला सवाल मेरा बनता है। और पहला सवाल यह है कि 4 साल में, अगर मैं बात करूं, अब आप सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो यूपी में शिक्षा की तस्वीर कितनी बदली है? क्योंकि एक जो वादा था यूपी सरकार का, योगी जी का, वो शिक्षा में भी बड़े बदलाव को लेकर वादा था। तो 4 साल में आप अपनी सरकार को, अपने विभाग को, शिक्षा विभाग को क्या आंकते हैं, कहां से कहां पहुंचा है? सबसे पहले तो मैं हेलो आप ये ले लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज ये अवसर उपलब्ध कराया है कि जिन उम्मीदों के साथ, जिस विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को चुना था, अब जब 4 साल होने वाले हैं तो वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं। आपने अच्छा प्रश्न किया है कि 4 साल में शिक्षा की तस्वीर कितनी बदली है। वास्तव में तस्वीर बनाने की 2 परिस्थितियां होती हैं। एक तो कोरा कैनवास मिलता है तो कुछ भी बनाइए तो ज्यादा दिखता है, और दूसरा ऐसा फटा चिथड़ा कैनवास मिलता है जिसको पहले धुलकर साफ करना पड़ता है, उसके बाद उस पर चित्र बनाना पड़ता है, तो ज्यादा प्रयास भी कम दिखता है। लेकिन 2017 के पहले के एक उत्तर प्रदेश के एक नागरिक के रूप में, एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, जिस भी रूप में उत्तर प्रदेश की शिक्षा की तस्वीर हम देखते थे, बेसिक शिक्षा की जब बात करते थे, तो गांव की जो सबसे टूटी फूटी बिल्डिंग होती थी उसको बिना पूछे ही लोग समझ जाते थे कि ये सरकारी स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल होगा। छात्र थे तो शिक्षक नहीं थे, शिक्षक जहां थे वहां छात्र नहीं थे। बच्चों का जो यूनिफॉर्म होता था, एक यूनिफॉर्म खाकी रंग का पहनकर वो निकलते थे। मैं किसी की आलोचना करने के कारण नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्यों चुना गया था, क्या उसके पीछे सोच थी, लेकिन ऐसे लगता था जैसे किसी बाल गृह से किसी बाल कैदी निकल करके आ रहे हों। पूरी तस्वीर अस्त व्यस्त थी और परिणाम यह था कि मजदूर, किसान, गरीब, पिछड़े लोगों ने भी उनके गांव में टिन शेड में चलने वाले एक छोटे से निजी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना गंवारा था, लेकिन वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे। ये बेसिक शिक्षा की तस्वीर थी। आपने पूरी शिक्षा की बात कही है, इसलिए बस संक्षेप में कहूंगा, माध्यमिक शिक्षा केवल नकल के उद्योग के रूप में जानी जाती थी। पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, एडमिशन करा लीजिए, परीक्षा पास हो जाएंगे, पास होने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, आगे भविष्य अंधकार में हो, इसकी कोई परवाह किसी को नहीं थी। उच्च शिक्षा में भी कमोबेश यही स्थिति थी। आज 4 साल बाद मैं संक्षेप में, सारी बातें तो इस मंच पर इतने कम समय में हो नहीं पाएंगी, 3-4 बातें अगर आपको बताऊं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि के कारण बेसिक शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में आई। मिशन कायाकल्प शुरू हुआ। हमारे 1,58,631 कुल विद्यालयों की संख्या थी और अभी हमने संविलियन किया है। कहीं पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों अगर एक ही कैंपस में थे तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उनको एक साथ जोड़ा है, तो भी 1,35,000 स्कूल कैंपस हमारे पास हैं और उसमें से 50,000 स्कूलों का हमने कायाकल्प कर दिया है। और जब मैं कायाकल्प कह रहा हूं तो पहली बार उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की फर्श पर टाइल्स दिख रहे हैं। अधिकांश स्कूलों की बाउंड्री बन गई है, जो बची हुई है बन रही है। पंखे लगे हैं, बिजली लगी है, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था हुई है, किचन सेट बने हैं, शौचालय बने हैं। लड़कियां समझ नहीं पाती थी कि स्कूल जाएं तो शौच के लिए फिर उनको घर आना पड़ेगा, कैसे जाएं। आज हर स्कूल में शौचालय है। दिव्यांगों के लिए भी रैंप बना रहे हैं। खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजे टूटे हुए थे, उनको ठीक किया है। छत जहां टपक रही थी उसका मरम्मत किया है, प्लास्टर किया है और पूरी शिक्षाप्रद चित्रकारी की है कि बच्चा इंटरवल के टाइम में बैठे बैठे अपनी दीवारों से भी पढ़ सकता है। 50,000 स्कूलों का एक काम पूरा किया है, 33,000 में काम चल रहा है और हमारा लक्ष्य है कि 2022 की फरवरी मार्च तक सारे स्कूलों का कायाकल्प करेंगे। स्कूल में टीचर नहीं थे, इस नाते स्कूल बंद था। और मैं गर्व के साथ यहां कहना चाह रहा हूं, अभी महेंद्र जी ने बताया,
पिछले 3.5 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1,19,348 शिक्षकों की भर्ती केवल बेसिक शिक्षा में की है। 1,894 का विज्ञापन अभी निकला हुआ है। 1,21,000 शिक्षकों को हमने स्कूल भेजने का काम किया है और पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। और अब इससे आगे चल रहे हैं हम, जो पीपुल टीचर रेशियो है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आइडियल रेशियो है वो प्राइमरी में 1:30 का है, जिसको 1:35 तक हमने पहुंचा दिया है और भी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। अपर प्राइमरी में थोड़ी स्थिति खराब इसलिए शिक्षकों के मामले में नहीं क्योंकि सीधी भर्ती नहीं होती है, उस दिशा में भी कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात, पूरे विभाग को, उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग सबसे पुराने ढर्रे पर चलने वाला विभाग था। हमने मानव संपदा पोर्टल लागू किया। आज हमारे एक एक शिक्षक का डिटेल हमारे पोर्टल पर है, कोई भी देख सकता है। इसलिए पिछली सपा और बसपा की सरकारों के समय में कुछ लोगों ने रैकेट चलाकर जो फर्जी शिक्षकों की भर्ती कराई थी, उनको भी तेजी से हम पकड़ पा रहे हैं अपने सिस्टम से, उनको बर्खास्त कर रहे हैं। FIR दर्ज हो रहा है, रिकवरी हो रही है। हजारों शिक्षकों के खिलाफ हम ये कार्रवाई कर चुके हैं। हमारे पास डेटा नहीं था, सबसे बड़ी मुश्किल थी कि हमारे पास किस स्कूल में कितने टीचर हैं, कौन सा टीचर है, कितने बच्चे हैं, कौन सा बच्चा है, ये जानकारी नहीं थी। वो सारी की सारी जानकारी हमने डिजिटल की है। शिक्षकों का लीव का एप्लीकेशन, पेंशन, GPF, वो सारी चीजें उनकी हम डिजिटल कर रहे हैं। हमने एक नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट स्कूल टीचर्स हेड्स एंड एसोसिएट का एक भारत सरकार ने चलाया शिक्षकों के प्रशिक्षण का अभियान। कोरोना लॉकडाउन के पहले बड़ी संख्या में हम प्रशिक्षण कर रहे थे, बाद में हमने ऑनलाइन पूरा किया। दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कि नौकरी में आने के बाद भी कैसे अच्छे से पढ़ाना है उसको लेकर। दीक्षा पोर्टल का हमने इस्तेमाल करना शुरू किया और दीक्षा पायनियर के रूप में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को पुरस्कृत किया कि दुनिया भर में किसी भी विषय की बेस्ट टीचिंग की जो प्रैक्टिसेज हैं उनके वीडियोज उस पर उपलब्ध हैं, हमारे टीचर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने 5,000 से अधिक स्कूलों में उत्तर प्रदेश में स्मार्ट क्लासेज शुरू कर दिए हैं। अन्य स्कूलों में भी प्रयास कर रहे हैं। हम PhD तक की शिक्षा पूरी करके आए, हमको उत्तर प्रदेश में स्मार्ट क्लास पर पढ़ने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन आज गांव गरीब मजदूर किसान का बेटा जहां पढ़ता है ऐसे स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हमने स्कूलों में योगा शुरू किया है। हमने स्कूलों में एलुमनाई एसोसिएशन बनाना शुरू किया है। CSR फंड का, पंचायती राज व्यवस्था का, लोगों का, तमाम सारे मीडिया के हमारे मित्रों ने स्कूलों को एडॉप्ट किया है। हमारे बरेली में अभी ऐसे 6 स्कूल बन रहे हैं जो 6-6 करोड़ की लागत के हैं। बनारस में एक आराजी लाइन ब्लॉक है, वहां का ढंडोरपुर एक गांव है, 1.5 करोड़ की बिल्डिंग एक संस्था के सहयोग से खड़ी हुई है। पूरा परिदृश्य उत्तर प्रदेश के स्कूलों का बदल रहा है और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज जब आप हाईवे पर चले या ग्रामीण क्षेत्र से गुजरे, 4 स्कूलों से होकर आप गुजरते हैं तो उनमें से 3 स्कूल आपको ऐसे दिखाई देंगे कि आपको एक बार पूछना पड़ेगा कि ये सरकारी स्कूल ही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने चेंज किया है, उसका भी कायाकल्प किया है, एकेडमिक पोर्शन को भी ठीक किया है। आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गांव के गरीब बच्चे को भी वहां पर मिल रही है और कई सारे हमारे स्कूलों में अब इतनी संख्या हो गई है बच्चों की कि नो एडमिशन का बोर्ड लग चुका है कि अब यहां पर पद रिक्त नहीं है। 400 करोड़ रुपए अभी जो हमने जारी किए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश का कोई भी अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 का स्कूल नहीं होगा जहां फर्नीचर ना हो जाए। और दूसरे चरण में प्राइमरी में भी करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 जोड़ी रंगीन यूनिफॉर्म दिया है। अब वो बच्चे वो यूनिफॉर्म पहनकर निकलते हैं तो लोगों को पहचानना मुश्किल होता है कि ये कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं कि प्राइमरी के बच्चे हैं। यूनिफॉर्म केवल पहनकर जाएंगे, पैरों में हवाई चप्पल तो कैसा लगेगा, इसलिए योगी सरकार ने उनको जूते और मोजे भी दिए। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पहले से भी मिल रहा था, हमने और उस व्यवस्था को सुचारू किया है। बैग भी दे रहे हैं और मैं आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है, इस लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल बंद थे, बच्चों का यूनिफॉर्म, उनका जूता, उनका मोजा, उनकी किताबें, उनका बैग, ये सब हमने उनके घर तक पहुंचाया है। और एक और क्रांतिकारी बात, उसकी सूचना देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जब लॉकडाउन हुआ 13 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में अचानक हम लोगों ने निर्णय लिया कि स्कूल कॉलेज सब बंद होंगे। उसके बाद निजी क्षेत्र के विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेज शुरू हुए। तब एक बड़ी चुनौती थी कि 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बच्चे जिस व्यवस्था में पढ़ते हैं, गांव के गरीब मजदूर, किसान, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाले के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका क्या होगा? वो इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे? इस भय के वातावरण से उनको डाइवर्ट कैसे किया जाए और उनकी पढ़ाई की क्षति की पूर्ति कैसी होगी? मैं आज इस मंच से अपने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि लोगों ने एक अपील पर
स्वयं प्रयास करके, जो लोग जानते थे उन्होंने दूसरों को बताया, और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं चली। अभी सवाल खड़ा हो सकता है, सब नहीं उसके पहुंच में आए होंगे, इसीलिए हमने दूरदर्शन का टाइम स्लॉट लिया, क्योंकि दूरदर्शन का टीवी हर गांव में है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के लिए काल्पनिक था। लोग सोच भी नहीं सकते कि सरकारी स्कूलों में कभी ऑनलाइन क्लासेज होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 4 सालों में, और इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा में भी नकल विहीन शिक्षा की है, बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई है, उच्च शिक्षा में भी बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के इस 4 साल के कार्यकाल में शिक्षा का कायाकल्प हुआ है। ठीक है, तो जब मंत्री जी अपनी बातें कह रहे थे तो मैं अभिषेक जी को देख रहा था, बहुत तल्लीनता से आपकी बातें सुन रहे थे। मुझे लग रहा था मनी मन अपने जवाब भी वो तैयार कर रहे थे। और जो बात उन्होंने कही है कि एक होता है कोरा कागज, उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक होता है ऐसा कागज जो फटा हो, उसको पहले टेप से चिपकाना है, उसके टुकड़े जोड़ने हैं, कि एक पजल नहीं होती थी पहले की, जोड़ के किसी नक्शा बनाना है, पहले उसको जोड़ना है, उसको टेप से चिपकाना है, फिर उस पर चित्रकारी करनी है। ऐसा यूपी दिया आपने शिक्षा के मामले में। पर एक ऐसा कागज होता है जो कि सजा करके, संवार करके दिया जाए, अच्छे से बना करके दिया जाए, उसके बॉर्डर्स लगा करके, रंग करके उसको दिया जाए, और उसको जब दिया जाए तो उसको इस तरह चौपट कर दिया जाए, इस तरह चौपट कर दिया जाए कि कोई भी एक सत्र उत्तर प्रदेश में स्कूल एजुकेशन में ऐसा नहीं बीता होगा जब बच्चों को शिकायत ना आई हो, चाहे उनके कपड़ों की, चाहे उसके बस्तों की, चाहे जूतों की। यहां तक कि मीडिया का, अगर आप अपने चैनल पे भी आपने बहुत बार जो स्कैंडल्स हुए थे, जिसकी वजह से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री जब थी इस विभाग में, तो उसमें कितने बड़े बड़े स्कैंडल रोज अखबारों में पढ़े। लोग बच्चों के नंगे पैर जूतों से जाने को दिखाई पड़ता था, ये दिखाई पड़ता था उनको खाने को नहीं मिल रहा यहां। और टीचर्स की आप बात कर रहे हैं, तो जो हमने व्यवस्था बना के दी थी, जो सजा के दी थी, जितना हमने रेवेन्यू में, बजटरी एलोकेशन में ग्रोथ की थी, प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, उसमें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट में दिखाने के लिए ज्यादा बना दिया है, लेकिन एलोकेशन उसका कम कर दिया। दिक्कत क्या है? एलोकेशन इस बार इन्होंने 5.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, जबकि पिछली बार रेवेन्यू डेफिसिट अगर आप देखेंगे तो 1,16,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट। तो जो इन्होंने पिछले बार दिया था, जिसमें जो 5 लाख करोड़ पहुंचा था, जिसमें आपके विभाग में जो पैसा दिया गया था, उसमें 1,16,000 करोड़ रुपए की टोटल बजट में डेफिसिट है। कहां से पूरा हुआ? इस बार फिर बढ़ा के लिख दिया, पिछली बार 7% बढ़ाया, उसके बाद 7% बढ़ाया, इस बार 7.03% बढ़ा दिया। तो ये पूरी तरीके से व्यवस्था को खराब करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। इन्हें सिर्फ बातें करना आता है, काम करने से कोई लेना देना नहीं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, मुझे बहुत धन्यवाद दूंगा रोहित जी कि आपने इनको इतना वक्त दिया, तो मुझे लगता है उसी प्रोपोर्शन में 12-14 मिनट मेरे पास भी है, तो मेरे पास काफी वक्त है आज उत्तर प्रदेश की आवाज उठाने का। और आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा, नौजवानों की बात पहुंचाना चाहूंगा। वो आपको याद होगा भी, पिछले दिसंबर में लखनऊ शहर की बात बता रहा हूं, जो शिक्षक में जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनको इन्होंने भर्ती नहीं किया है, जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, उसके बच्चे यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिसंबर-जनवरी के महीने में, और दिसंबर में उनके ऊपर पानी फेंका गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको जेल भेजा गया। 5,000 लड़कों को जिस तरह मारा गया था, आपके चैनल ने दिखाया था, और उस पर काफी बहस हुई, काफी डिबेट हुई, हम लोगों ने भी उस समय डिबेट की थी। वो बच्चे आज कहां हैं? आज भी उनको कोई पूछने वाले। 59,000 भर्तियां, मेरे पास कुछ टॉपिक्स है जो मैं लेकर के आया हूं, मैंने कहा जिससे डेटा मेरा गलत ना हो, हम लोग हवा में बात नहीं करते। अब मैं पहले सवाल रख दूं, उसके बाद जवाब दे दे। मैं चाहेंगे तो मैं पूरा कागज उनको दे दूंगा, फिर वो एक पॉइंट पर जवाब देते रहेंगे। कागज की जरूरत नहीं अभिषेक जी, सब क्या बात है, क्या बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? पूरा उत्तर प्रदेश आज जवाब चाहता है आपसे। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, शिक्षा मित्रों को छोड़ करके आज तक एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हुई शिक्षा विभाग में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, मुझे पॉइंट पूरे कर लेंगे। डीएलएड जो डिग्री है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, और बीटीसी की ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स, वो 2 साल से नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती की मांग कर रहे हैं। आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई। 59,000 भर्तियों की जो बात करते हैं, जो 2 चरणों में हुई, उसमें लगभग 22,000 पद खाली हैं, उसमें आज तक भर्ती नहीं हुई। संशोधन कई बार कर चुके हैं, 3 जियो आ चुके हैं, आज तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। 9,000 आज भी बाकी हैं। 22,000 भर्तियां जो डिलीटेड हैं, वो आज भी नहीं ऐड हुई हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 4 साल से भर्ती कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने, हमारे माननीय मंत्री उस समय थे माननीय रामगोविंद चौधरी साहब सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने दिसंबर 2016 में भर्ती निकाली थी। मार्च के पहले हफ्ते में
उस भर्ती को पूरा कर दिया था, उसकी काउंसलिंग कर दी थी, उसके अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी होने थे 24-25 मार्च को, जो कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी इन्होंने समीक्षा के नाम पे रोक दिया। आज तक वो भर्ती, आज तक 2016 में जो काम समाजवादी पार्टी ने 3 महीने में पूरा कर दिया था, पैरेलल इंस्टीट्यूशन सिस्टम चला करके, जबकि उस समय चुनाव चल रहा था। माननीय मंत्री जी, हम सब लोग चुनाव में बिजी थे, उसके बावजूद जब वो काम पूरा हो गया उसको आज तक ये पूरा नहीं कर पाए हैं। इसका जवाब आज उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। इसी तरीके से मैं आपको उदाहरण बताऊं, हमने 72,000 की भर्ती की थी, हमने 3 टाइम्स काउंसलिंग में लोगों को बुलाया था, जिससे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दूसरी नौकरियों में सिलेक्ट हो जाते हैं या नहीं ज्वाइन करते, उनको मौका मिल जाता है। इन्होंने उस प्रोसेस को पूरा नहीं किया। आज जो बच्चे हैं, आप पिछले 1 महीने में देखेंगे तो प्रयागराज में कम से कम 5-7 टीचर्स ने आत्महत्या की है सरकार की नीतियों के खिलाफ, भर्ती की नीतियों के खिलाफ। ये उत्तर प्रदेश को ये सरकार दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ये शिक्षा नीति दे रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं शिक्षा में, असर रिपोर्ट उठा के भर्ती पर बात हो जाए पहले, नहीं अलग अलग सेगमेंट में चले, नहीं तो जवाब मैं चाहता हूं अभिषेक जी, एक बात और कर लीजिए, फिर उसके बाद हाँ, एक बात मैं पूरी कर दूं अपनी। इसी तरीके से बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे दिव्यांग हैं जिनका 4% रिजर्वेशन है जियो के हिसाब से, उनकी भर्ती पूरी नहीं हुई, SC/ST की भर्ती पूरी नहीं हुई, ओबीसीज की भर्ती पूरी नहीं हुई। ओबीसीज में जहां रिजर्वेशन का स्पेसिफिकेशन है 1914 का जियो है, 2006 का जियो है, उसका पालन नहीं हो रहा है। तो आज की तारीख में भर्ती के नाम पर पूरी तरीके से, अभी इन्होंने बताया 1.5 लाख भर्तियां हुई है, मुझे बता दें कहां हुई है। एक भी भर्ती 59,000 की भर्ती हुई, जिसमें भी 9,000 की भर्तियां आज भी बाकी हैं। ठीक है, अब इसका जवाब मंत्री जी, हाँ जवाब दीजिए। अब मैं क्या कहूं, मैं तो सुनता हूं कि शायद अभिषेक जी प्रोफेसर भी हैं या रहे हैं। अब एक प्रोफेसर से ये उम्मीद नहीं कर सकता मैं इस मंच पर कि जो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो उसको लेकर आप इतनी गलत बयानी करें। मैं आपके 72,000 की बात नहीं करता हूं, यद्यपि कि आपकी सरकार जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो इसलिए नहीं करता। नहीं, मैं मुझे दीपक जी, मैंने अभिषेक जी बड़े धैर्य से सुना है, मैं कोशिश करूंगा आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का। आपको प्रायः चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, कोई चुनाव सिर पर होता है तभी याद आती है कुछ करने की। तो ये सवाल तो अलग है कि आपने 72,000 की भर्ती एन दिसंबर में अधिसूचना जारी हो जाती है, ये फरवरी मार्च में क्यों कर रहे थे, क्यों रुका? मैं नहीं, आप कह लीजिएगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपने चुनाव के वोट बैंक के रूप में शिक्षा मित्रों का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी, असंवैधानिक तरीके से, मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, असंवैधानिक तरीके से बिना उचित संशोधन करते हुए नियमों में शिक्षा मित्रों का स्थायी समायोजन की बात कही। माननीय अभ्यर्थी न्यायालय गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निरस्त किया असंवैधानिक बताते हुए, और उसके बाद से हमने जो भर्ती शुरू की हमारी सरकार आने के बाद 68,500 का एक लाट, 69,000 का दूसरा लाट, हम इस लाट की गणना करते हुए आपको बता रहे हैं, और मैंने एग्जैक्ट फिगर आपको दिया है 1,19,348। आप कह रहे हैं कि भर्ती नहीं की, मतलब आप जैसे पढ़े लिखे आदमी से कल्पना कैसे की जाए? 1,19,348 वो भर्ती की है। एडेड जो जूनियर हाई स्कूल थे उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें होती थी कि पैसा लेकर भर्ती की जाती है, सरकार ने उस भर्तियों को भी अपने हाथ में लिया और 1,894 पदों का विज्ञापन अभी जारी है। पहली बात। दूसरी बात, आप जो आरक्षण के उपबंधों की बात कर रहे हैं, जो 69,000 की भर्ती अभी हुई है, उस भर्ती में 1133 पद ऐसे हैं जो एसटी कैटेगरी के हैं। एसटी के लिए जो आरक्षित थे 241 एसटी के हमको अभ्यर्थी मिले योग्य, उनकी भर्ती हुई, 1133 बचे हैं। एससी संवर्ग के लोग कहते हैं कि इसमें हमको भर के इसको पूरा कर दीजिए। मैंने विधानसभा में भी इस प्रश्न का उत्तर दिया कि सरकार के आरक्षण के उपबंधों के नियम है, उनका पालन करते हुए जो कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया से हम इसको भी भरेंगे। वो इतना तकनीकी कारण से बचा हुआ है। आप धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, 69,000 का विज्ञापन निकलता है, 4,31,000 लोग आवेदन करते हैं, 4,10,000 लोग क्वालिफाइंग एग्जाम में बैठते हैं, 1,46,060 लोग उसको क्वालिफाई करते हैं, और उनका वो लिखित परीक्षा का अंक लेकर के, एकेडमिक उनके क्वालिफिकेशन के अंक को जोड़ करके हम 69,000 की मेरिट बनाते हैं। अब अगर सारे 1,46,000 कहें कि 69,000 पदों पर हमको भर दीजिए, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम नियमों का, कानून की इज्जत करना जानते हैं। आप दिव्यांगों की अभी बात कर रहे थे, आप दिव्यांगों नहीं, आपकी बात पूरी नहीं हुई।
आप कह रहे हैं डीएलएड की ट्रेनिंग करके दो साल से लोग बैठे। अरे भाई, अभी अभी ये भर्ती हुई है, ये भर्ती कंक्लूड हो रही है, हमने तो बंद नहीं किया रास्ता। हम बार बार कह रहे हैं कि हम पीपुल टीचर रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जमाने में उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूल बंद थे क्योंकि वहां टीचर नहीं दे पा रहे थे आप। हम हमारे स्कूल को टीचर ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उस रेशियो को भी मेंटेन कर रहे हैं। आगे भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। लेकिन डीएलएड की ट्रेनिंग किए हुए, अभी आपने डीएलएड टीचर्स की बात ट्रेनिंग, की, क्योंकि अभी